गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेस्टीज एग्री स्टार्स में। दोस्तों, ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ऐसी पर्सनालिटीज और लीडर्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके बहुत ही शानदार बिजनेस जनरेट किया है और ये साबित करके दिखाया है कि एग्री प्रोडक्ट्स भी वेस्टीज में बिजनेस डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम लोग बहुत सारी पर्सनैलिटीज से ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट आज तक हम सिर्फ एक ही लेडीज पर्सनैलिटी से मिले थे। आज हम सेकंड फीमेल पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे हैं और ये जो मैडम आज हमारे सामने आने वाली हैं, इन्होंने भी एग्री के प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी इनकी टीम बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और सीजन्स में तो पूरा बिजनेस ही एग्री से आता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको कि मेल डोमिनेटेड माना जाता है, उस सेक्टर में कोई फीमेल जाके जब काम करती है और वो भी इतना बड़ा बिजनेस जनरेट करती है तो बहुत ही ज्यादा तारीफे काबिल है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए, आई होप आप लोग भी एक्साइटेड हैं, आई नो। तो आप लोगों की क्लैपिंग्स के बीच आप अपनी इमोजीज बना सकते हैं, क्लैपिंग्स बना सकते हैं चैट बॉक्स में। आप लोगों की क्लैपिंग्स के बीच में मैडम को इन्वाइट करना चाहूंगा। वो यूसीडी के लेवल पर है और महाराष्ट्र से हैं, वानी से आती हैं वो मैम, और नाम है उनका मिसेस भावना जोशी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि लोग आपको सुन सकें और देख सकें। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, और बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर। तो मैम, आप एग्री के ऊपर तो इतना अच्छा काम कर ही रही हैं, वो तो आपने हमको बताया था, बट आमतौर पे जब भी हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम व्यक्ति के बैकग्राउंड से स्टार्ट करें ताकि हमें मालूम पड़े कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था। तो मैम, अगर आप हमें कुछ बैकग्राउंड का अपना बता सकें कि वेस्टीज से पहले आप क्या कर रहे थे और किस प्रकार की आपकी लाइफ थी। यस सर, जरूर बताएंगे। मेरा नाम भावना जोशी है और जैसे सर ने आपको बता दिया, और मैं प्रॉपर राजस्थान की। मैं बहुत छोटे से गांव में पली बड़ी। और पहले जब मैं बात करूं, मेरी शादी के टाइम आज से 20-25 साल पहले की, तो इतना एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ाई का उतना माहौल नहीं था। तो और हमारे परिवार में तो उतना कुछ भी नहीं था। 10वीं पास हुई, 12वीं में एडमिशन ही लिया था कि शादी हो गई। और शादी के बाद जब मैं ससुराल में गई, 12वीं मैंने शादी के बाद की तो फेल हो गई, पास नहीं हुई, और उसके बाद मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं की। तो मतलब जब शादी करके मैं गई थी तो मुझे पहले से ऐसा कुछ था कि मुझे कुछ करना है मेरी लाइफ में, पर एजुकेशन नहीं, परिवार का उतना माहौल नहीं था कि हम कुछ करें, घर में रहना। उस समय तो घूंघट प्रथा भी बहुत चलती थी, आज तो कम हो गई, 20 साल में तो बहुत चेंज हो जाता है। मैं जब शादी करके गई तो घूंघट में रहना और घर के काम करना, घर के बाहर नहीं निकलना, बस यही। गांव भी मेरे, शादी भी मेरी राजस्थान के ही छोटे से गांव में हुई थी। पर मेरा हस्बैंड का बिजनेस जो है, उन्होंने काम स्टार्ट किया था वनी में आके, और फिर शादी के 96 में मेरी शादी हुई थी और सन 2001 में मैं वनी में रहने के लिए आ गई। इतने साल में गाँव में ही रही, और गाँव में रह के तो मैं सोचती भी नहीं थी कि कुछ करूँ। और जब मैं वनी में रहने के लिए आई तो यहाँ का माहौल एकदम चेंज था, थोड़ा सिटी था, और मार्केट में भी भीड़ भाड़ रहती थी, और यहाँ का मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मैं कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, घर में ही रहना, घर के काम करना। और मेरे हस्बैंड जो है वो कैंटीन फील्ड से थे, तो होटल फील्ड से थे, तो पूरा सामान भी मुझे घर पे ही मिल जाता। मतलब कभी मार्केट में जाके कुछ खरीदने का भी वो नहीं हुआ। और ऐसा सोचती जरूर थी सर कि मैं कुछ करूँ, पैसा कमाना चाहती थी, पर एजुकेशन बहुत कम, नया माहौल, तो क्या करेंगे। तो मैंने कई बार पार्लर करने की सोची, तो मेरे हस्बैंड नहीं बोल रहे थे कि ये क्या घर में बाल कटिंग का काम करोगी क्या मतलब उनको पसंद नहीं था। तो मैंने पार्लर भी कभी नहीं किया। फिर मैंने बहुत सोच के, मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि मैं कुछ काम करूँ। मैंने सिलाई मशीन का सोची, फिर वो भी नहीं हुआ। और ऐसा करते करते, मतलब सोचते सोचते बताऊं तो 12 साल हो चुके थे, और 12 साल में 2 बच्चे मुझे हैं, 2 बेटे हैं। घर में ससुर जी रहते थे, सासू जी तो मेरी शादी के पहले ही नहीं थे। तो ससुर जी के साथ रहना, घर संभालना, बच्चों को देखना, फिर कैंटीन में भी इनका काम ज्यादा रहता था तो उनकी भी हेल्प कर लेती थी। तो पर कुछ मैंने, मतलब 12 साल होते होते तो सोचना भी बंद कर दिया था। फिर मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती।
और इस पीरियड में सर मेरी लाइफ स्टाइल, घर के काम करना, बच्चे संभालना और दोपहर में टाइम मिले तो टीवी पे सीरियल देखना, बस एक फुली हाउस वाइफ थी। मैंने कुछ ऐसा बिजनेस सोच भी नहीं रही थी। पर थैंक यू कहना चाहूंगी मैं अपलाइन को जयेश त्रिवेदी सर। वो मेरे घर पे आए और मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने लगे। तब कैटलॉग लेके आए थे वो मेरे घर पे, और ये सप्लीमेंट है, ये प्रोडक्ट्स है, ऐसा वो खोल के बता रहे थे। तो उस समय सप्लीमेंट भी हमको नहीं पता था कि सप्लीमेंट क्या होता है, क्यों खाना जरूरी है, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था हमको। और मार्केटिंग तो मैंने नाम भी नहीं सुना था कि ऐसा कोई बिजनेस भी होता है मार्केट के अंदर, ऐसे ये तरीका भी है जिससे पैसा भी कमाया जा सकता है, मतलब मैंने सुना भी नहीं था। और जब वो मेरे घर पे आए और मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगे, फ्रेंड्स आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं दिल से उनको थैंक यू कहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए क्लैपिंग जरूर करें, उन्होंने कई लोगों की लाइफ भी चेंज की। जब वो मुझे बता रहे थे इस बिजनेस के बारे में, तो मैंने सबसे पहले तो हंसी। मैंने बोला आपको इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हो, और ये क्या बिजनेस शुरू कर दिया चाय शैम्पू बेचने का, ऐसा। तो बोले भावना ये चाय शैम्पू बेचने का बिजनेस नहीं है, इसमें लाखों रुपए की इनकम होती है। मेरा लाख रुपए तो बहुत है मुझे लाख 2 लाख नहीं चाहिए, मुझे 2-3 हजार रुपए महीना आ जाए तो बहुत है। मतलब कभी सर को हिसाब नहीं देना पड़े, मर्जी का खर्चा कर सकूं। और मेरे हस्बैंड बिजनेस माइंड थे, पहले से बिजनेस करते थे, तो वो हिसाब में बड़े कड़क थे। वो मुझे बोलते थे पैसा तो देते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं देते थे, पर उनका कहना था कि पैसा खर्चा करो पर हिसाब रखो कि कहाँ खर्चा किया। और मुझे वो बताने में बहुत बुरा लगता था, नहीं क्या आप पैसे देते हो फिर पूछते हो कहाँ खर्चा किया, तो मुझे वो बहुत बुरा लगता था। तो मैंने बोला मेरे को 2-3 हजार रुपए ऐसे एक्स्ट्रा मिल जाए महीने के कि उनको हिसाब नहीं देना पड़े बस इन पैसों का। तो फिर ऐसा करके वो जब बता रहे थे, तो मैंने बोला भैया देखो ये बिजनेस मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो ससुर जी मेरे साथ रहते थे, उनका 75 ईयर्स की उम्र थी, तो हमने ससुर जी के लिए प्रोडक्ट परचेज कर दिया। उनकी अच्छी तबीयत, आप समझते ही है कि इतनी उम्र होने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उनको भी प्रॉब्लम्स होती थी, खाना नहीं पचता था, अच्छे से खाना नहीं खाते थे, तो हमने उनके लिए प्रोडक्ट परचेज कर लिए। और जब उनके लिए हमने प्रोडक्ट परचेज किए और वो घर पे आए थे, तो चाय शैम्पू साबुन भी हमने खरीद लिए। 3-4 हजार के प्रोडक्ट हमने उस टाइम पे परचेज कर लिए थे। तो जब ससुर जी को हमने प्रोडक्ट देने शुरू किए ससुर जी को, तो हुआ ये कि डॉक्टर की दवाई उनको हम जबरदस्ती खिलाते थे, आपकी दवाई ले क्या दवाई ले लो। पर जब ये प्रोडक्ट उन्होंने शुरू किए थे, तो वो बोलते थे भावना तेरे भाई की दवाई खत्म होने वाली है, मुझे ला के दो। तो और हमने भी देखा कि उन प्रोडक्ट से उनको काफी फायदे होने शुरू हो गए थे, काफी सारा फायदा दिखा था, खाना अच्छे से खाने लग गए थे और जो उनको प्रॉब्लम्स कम दिखाई थे। तो मैंने बोला ठीक है मैं भैया को फोन करती हूँ और आपके लिए दवाई, हम भी दवाई बोलते थे, दवाई मंगवा लेती हूँ। सप्लीमेंट्स तो नहीं मैंने बोलते। जब भैया को सप्लीमेंट समझ में ही नहीं आता था सर एक्चुअली क्या होते हैं, तो मैंने बोला ठीक है ये दवाई इतनी अच्छी है तो मैं भैया को फोन करती हूँ आपके लिए भी। मैंने जब उनको डबल से फोन किया तो वो उन्होंने भिजवाई नहीं, वो खुद लेके आ गए, खुद लेके आए और फिर मुझे समझाने लगे कि ससुर जी को इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, देखो साबुन वगैरह कैसे लगे। बोला नहीं साबुन वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, हमको ये सारे प्रोडक्ट्स और से दे दो। तो उन्होंने बोला भावना देख देखो ये प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे तो क्यों नहीं तुम लोगों को बताते हो। मैंने भैया मैं घर से बाहर तो ज्यादा जाती हूँ, मैं कैसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तेरे पड़ोस में जितने लोग रहते थे बातें तो करती है सबसे। मैंने हाँ सबसे बोलती थी, तो तू सबको घर पे बुलाते। तो मैंने ही क्या किया ठीक है, शाम का 4 बजे का हमने टाइम रखा था, अच्छा ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह बना लिया था घर पे, और पूरे पड़ोस में जितने भी लोग थे मैं बुला के लिए। और फिर वो भैया ने बैठ के उनको पूरा समझाया कि ये ऐसा है, ये कैप्सूल ये काम करता है, ये वो करता है। बहुत देर तक उन्होंने मुझे सप्लीमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझाया। तो हुआ ये कि जब वो लोग घर पे जा रहे थे तो कुछ प्रोडक्ट परचेज करके लेते, किसी ने साबुन खरीदे, किसी ने चाय पत्ती पेस्ट, किसी ने कैल्शियम वगैरह लिए थे। और हुआ है कि वो प्रोडक्ट जो लोग लेके गए थे वो फिर से लेने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला ये बात तो बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने क्या क्या कुछ 10-20 हजार के प्रोडक्ट्स लेते सर, उस टाइम इतना शॉपी डीएलसीपी वगैरह नहीं थे, ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था वेस्टिज के अंदर। मैंने 2012 में ज्वाइनिंग किया था वेस्टिज, 2012 दिसंबर का मेरा ज्वाइनिंग है, 24 दिसंबर का। तो उस समय इतना एडवांस नहीं था वेस्टिज, और एंड्रॉइड फोन वगैरह भी नहीं थे हमारे पास, मैं भी यूज नहीं करती थी, मेरे को तो नंबर भी सीख करने नहीं आता था जब वेस्टिज ज्वाइन किया था।
तो प्रोडक्ट्स मैंने 10-20 हज़ार के प्रोडक्ट खरीद के मेरे पास रख लिए थे और लोगों को जब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया तो मुझे मजा आने लगा ये काम करने में। मतलब लोग खुद होके प्रोडक्ट खरीदने आते थे, लोग तारीफ करते थे, अरे मुझे ये फायदे मिले, मेरी तो एसिडिटी ठीक हो गई चाय पीने से, ये हुआ वो हुआ। तो फिर हमने क्या किया और उन लोगों से बात करके जय त्रिवेदी सर हर महीने हमारे घर आते थे, वो लोगों को ऐसे इकट्ठा करते थे। ऐसा करते करते टीम बननी शुरू हुई। पर जब टीम बनने लगी तो मुझे इंटरेस्ट तो था ही, कुछ करना तो चाहती थी मैं, पर उस समय बच्चे दोनों छोटे थे, मेरे घर में ससुर जी थे, तो सब संभाल के मुझे इस बिजनेस को करना पड़ता था। और थैंक्स माय हस्बैंड, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला तुझे अच्छा लगता है तू कर, मैं तेरे को टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कैंटीन में वो खुद, उनकी गलती नहीं, वो बहुत बिजी रहते थे ये भी बहुत सुबह बड़ी 4 बजे से। हाँ, तो उन्होंने फिर भी मेरी हेल्प की सर, फिर भी वो मुझे बहुत हेल्प किया करते थे। मतलब जो भी काम मैं नहीं कर सकती थी, जैसे कहीं जाना है, गाड़ी चलाना नहीं आता था मुझे, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो कभी कभी जैसे प्रोडक्ट्स आते थे तो बॉक्स घर पे लाके, बच्चे भी छोटे थे तो बॉक्स घर पे लाके देना, किसी ऑटो वाले को फोन करके बॉक्स घर पे रखवा लेना, ये सब काम वो मैनेज कर लेते थे। और फिर जब ससुर जी को रिजल्ट आने शुरू हो गए थे तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता था कि चलो पापा को इतना फायदा हुआ है, तो वो कैंटीन में भी लोगों को बताते थे। उनके कैंटीन में जब लोग आते थे तो वहां पे भी वो लोगों को शेयर करने लगे, मेरा प्रोडक्ट कैंटीन में ले जाके भी बेच देते थे। मतलब मेरे बिजनेस में उन्होंने बहुत हेल्प किया। मतलब कई सारा प्रोडक्ट में परचेज कर लेती थी तो वो कैंटीन में भी लोगों को दे दिया करते थे, और जब कैंटीन में भी लोगों को रिजल्ट आने लगे तो उनका भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। पर जब मैंने एक नागपुर का मीटिंग अटेंड किया था, उस समय सीएनटी सुनने के लिए हम नागपुर जाया करते थे। हमारे एरिया में सीएनटी नहीं होती थी और नागपुर वहीं से 150 किलोमीटर दूर आता है सर। तो सुबह 6 बजे 4 बजे उठ के खाना बना के 6 बजे की बस से नागपुर जाते थे सीएनटी सुनने के लिए। तो फिर मैंने वहाँ पे एक मीटिंग अटेंड किया था ज्योतिमणि मैम का, और उस समय मैम का चेक 3 लाख था। तो ज्योतिमणि मैम बॉम्बे से नागपुर आए थे और मीटिंग कर रहे थे, तो मेरी माइंड में एक क्लिक हुआ कि ये जब लेडीज एक बॉम्बे से, उस समय बॉम्बे भी मेरे लिए बहुत बड़ा सिटी समझ में आता था, मतलब ये लेडीज जब बॉम्बे से आके नागपुर में मीटिंग करके अकेली आई है इतनी दूर से और मीटिंग करके आज 3 लाख रुपया महीना कमा रही है, तो भावना को भी कर सकती है। ये क्लिक हुआ मेरे माइंड में उस दिन, और मैंने उस दिन देखा कि वहाँ पे डायरेक्टर कोई भी नहीं बना था। मतलब मीटिंग्स हुई थी हमारी, उस समय नागपुर में कोई बहुत बड़ा टीम नहीं था सर। तो उस समय मुझे डायरेक्टर में बनी थी, तो मुझे स्टेज पे बुलाया था। तो मैंने बोला अरे वाह, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो, मैं तो डायरेक्टर हूँ, यहाँ तो कोई भी डायरेक्टर नहीं है, बहुत कम लोग डायरेक्टर है, तो मुझे अच्छा लगा। आज ऐसा नहीं लगता डायरेक्टर लेवल पर, उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी बात मुझे लगती थी। एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी सर, कि जब मैं डायरेक्टर बनी तो उस समय हमारा खर्चा 7,500 रुपये प्लस हो गया। तो मेरे हस्बैंड बिजनेस माइंड है, तो हिसाब किताब में तो वो पहले से ही कड़क थे। तो बनी में सेंटर वगैरह नहीं थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, प्रोडक्ट मार्केट्स मतलब नागपुर से मंगवाने पड़ती थी। और नागपुर में जब बस में हमारा प्रोडक्ट्स आता था तो एक एक कार्टून का हम लोग 40-40 रुपया लगेज देते थे, तो वो खर्चा हमारा बहुत हो जाता था। उस समय फोन पे भी रिचार्ज करवाते थे तो 60-60 रुपए का रिचार्ज करवाते थे और फोन कर करके एक दिन में खत्म हो जाता था। तो उन्होंने पूरा हिसाब लगाया था उस महीने का, तो बोले खर्चा तो अपना 7,500 रुपया हो गया, प्लान उतना हमें समझ में नहीं आता था। तो मतलब जब वो प्लान बताते थे तो डायरेक्टर बनने के बाद 20,000 का चेक आएगा। तो मैं बहुत खुश थी कि डायरेक्टर बनूंगी, 20,000 का चेक आएगा। और ये समझ में नहीं आता था कि पीवी बढ़ेगा तो चेक आएगा। अच्छा, मतलब उतना भी समझ नहीं था। अगर वो तो साढ़े फिर सात जब हजार से कम आ जाता, बाई चांस 7,500 हाँ, से कम आ जाता, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाती। नहीं सर, खर्चा हमारा 7,500 हो गया था और चेक 4,500 का बना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये कौन सा बिजनेस है, मेरे को ऐसा बिजनेस नहीं करना है, इसमें तो खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। ये तो मेरे को समझ के बाहर है, इतना महीना भर की दौड़ दौड़ के काम कर रही है, बहुत मुश्किल लगता था सर, सच बताओ तो। हम सोचते थे अरे 2,000 की भी बहुत होता है। तो ऐसा फिर जब मेरे अपलाइन ने समझाया कि ये बिजनेस इस टाइप का होता है, आप अभी जो कर रहे हो आपको बाद में फायदा मिलेगा। और जब उस दिन मैंने इस बिजनेस को पूरा समझा कि कैसे कार आएगी, कैसे घर आएगा, कैसे सिल्वर मेंटेन होता है, और फिर हमने क्या किया, इस बिजनेस को मैंने अच्छे से समझ के काम करना शुरू, और इतना
बड़ा मतलब चेंज हो गया मेरे बिजनेस के अंदर कि 7वें महीने इस बिजनेस से मैं गोल्ड डायरेक्टर बनी और मेरा चेक 48,000 का बना क्या बात है, वेस्टीज क्या से। बात है, बहुत ही बढ़िया, उस, बहुत ही उस बढ़िया। दिन अच्छे से। तो अभी अभी एट प्रेजेंट आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं मैम, अभी प्रेजेंट में, अक्टूबर 2020 की बात करें तो? अक्टूबर 2020 सर आज मेरा यूसीडी का लेवल है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का। आज इनकम की बात करूँ तो 2.5 लाख प्लस की इनकम होती है, मतलब 2 लाख से कम चेक नहीं आता। आप समझते बिजनेस में अप डाउन होते हैं, पर फिर भी 2 लाख से ऊपर। और हाईएस्ट इनकम मेरा 2.5-3 लाख रुपए का बना है वेस्टीज के अंदर। मैंने कार परचेज की है वेस्टीज से, हिंदी सीएस कार परचेज की। अभी 1 साल पहले मैंने 40 लाख का खुद का घर परचेज किया है, दुबई का फॉरेन ट्रिप किया है, और आज बनी का डीएलसी पे भी हम लोग ही संभाल रहे हैं। तो काफी अच्छा लगता है सर आज। बहुत ही और बढ़िया, मेरी टीम में भी सर 5-6 गाड़ियां आ चुकी है वेस्टीज से। 1.5 बहुत लाख प्लस beautiful। टीम के भी चेक है। तो मैम ऐसे में इतनी आपने शुरुआत की सप्लीमेंट्स के साथ में, आपके घर में ससुर जी के साथ आपने शुरुआत की, उनको दिए सप्लीमेंट्स, और आप आज यूसीडी तक पहुंच गए। तो इस दौरान एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना कैसे स्टार्ट हुआ और कब हुआ? एग्री पे तो सर देखो, अगर हम किसी भी सिटी में रहते हैं तो सिटी के अगर बाहर हम निकल जाएंगे तो हमें खेती दिखेगी, किसी बिल्कुल। भी सिटी में आप चले जाओ तो। और वेस्टीज में उस समय हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था, एग्री एटीट्यूड। जी। तो एग्री एटीट्यूड का प्रोडक्ट के बारे में जब हमें ये बताया गया कि ये स्प्रेडर है, वेटर है और एक्टिवेटर है, ये हर चीज में अगर आप इसको मिक्स करके यूज करोगे तो ये आपकी हर चीज को सपोर्ट करेगा और फायदा ज्यादा देगा खेतों के अंदर। तो जब एग्री एटीट्यूड के बारे में हम बताते थे तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात पहले से बताई थी कि चाहे आप सप्लीमेंट का बिजनेस करो या चाहे कोई भी बिजनेस करो, तो 1000 शब्द बोलने से अच्छा है कि एक डेमो दिखा दो किसी को। बिल्कुल। आप 1000 शब्द कम बोलो पर किसी को डेमो दिखाओ ताकि वो चीज उसके माइंड में क्लिक हो जाएगी। तो हम लोग एग्री एटीट्यूड का डेमो दिखाना शुरू कर। जब हम डेमो दिखाने लगे तो लोग डेमो देख के ही एकदम शॉर्ट हो जाते थे कि नहीं ये हमें यूज करना चाहिए। और जिन लोगों ने यूज किए उनको फायदे दिखने शुरू हो गए, रिजल्ट दिखने शुरू हो गए सर। और फिर मेरा काम ऐसे एग्री पे अच्छे से स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मैम। तो आपने डेमो दिखा के स्टार्ट किया और आपने एग्री 82 के साथ स्टार्ट किया। तो शुरू में क्या होता है, जैसे आपने अभी अपना बैकग्राउंड बताया, तो आपका खेती बाड़ी का बैकग्राउंड तो था नहीं। तो ऐसे में बिजनेस फिर स्टार्ट कैसे हुआ, किन लोगों के साथ आपने किया, और क्या आपने अपनी टीम में ही लोगों को दिया या खेतों पे आप गए, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? सर बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा कि मैं एग्री के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, कुछ जी। भी नहीं जानती थी। और मैं छोटी बड़ी राजस्थान में हुई, पापा के यहाँ खेती थी, पर राजस्थान में कैसे गेहूं, चना, उड़द, मूंग ऐसी खेती होती है। और महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूँ तो कपास, सोयाबीन, तुवर, इनकी फसल ज्यादा होती है। तो मुझे यहाँ के फसल के बारे में कुछ उतना नॉलेज भी नहीं था। पर जब प्रोडक्ट्स मार्केट में प्रोडक्ट्स बताने जाते थे तो मैं मीटिंग बहुत अच्छे से सुनती थी। और मीटिंग सुनने के बाद मैंने जब खेती का नॉलेज लेना शुरू किया, और नॉलेज लेने के बाद सर देखो हम बोलते हैं कि मैं एग्री फील्ड से नहीं हूँ, सही बात है। पर अगर हम देखा जाए तो हम हमारे सभी के पूर्वज खेती करते थे। अगर हम और डेप्थ 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 जाए, दादा दादा के दादा परदादा, तो हम एक खेती के फील्ड से आते हैं। जैसे हम भारत में 70% पब्लिक खेती में आती है। अब मेरा ये था कि मेरे टीम में भी लेडीज ज्यादा थी, वो भी खेती के उसमें इंटरेस्ट नहीं थी। वो मुझे बोलते थे कि मैडम हम चाय पत्ती साबुत बिजनेस कर लेंगे, खेती का हमारे हस्बैंड सुनते नहीं है। तो हम क्या करते थे, जब खेती की मीटिंग करते थे तो मैं उनसे सवाल भी पूछती थी कि भाई आपके यहाँ कोई खेती करता है क्या, आपके रिश्तेदार में कोई खेती करते हैं क्या, आपके कोई रिश्तेदार है जो खेती करते हैं? तो कोई ना कोई बोलता था हाँ हमारे वो रिश्तेदार है जो खेती करते हैं। हम बोलते हैं आप उनको खेती का प्रोडक्ट बताओ। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि जो जनरली नॉर्मल पब्लिक रहती है, जो खेती किसान रहता है ना, वो अपने ऊपर खर्चा नहीं करता, बिल्कुल। पर वो खेतों के लिए जितना भी खर्चा बोलो वो कर लेते। बिल्कुल। मेरे को ये समझ में आ गया था। उनको अपन सप्लीमेंट बोलते थे आप अपनी सेहत के लिए खाओ, तो वो नहीं समझते थे। क्योंकि मैंने 2-3 बार जब किसी किसान को प्रोडक्ट्स दिए थे तो
वो मतलब दिखते ऐसे नॉर्मल थे, हमको लगा ये क्या प्रोडक्ट खरीदेंगे, शुरू का मेरा जो अनुभव बता रही हूँ सर आपको। तो पर उनको जब मैंने एग्री 82 और होमिक आ गया था उस समय तक, एग्री 82 और होमिक 2 प्रोडक्ट थे। तो मैंने जब उनको ये बताना शुरू किया तो वो उन्होंने सर 20-20, 30-30 हजार का एग्री खरीदा मेरे से। तो उस समय जिस दिन, हाँ, वो पहली बार जब उन्होंने 30,000 का एग्री खरीदा, तो फिर मेरा माइंड में एक सवाल जरूर क्लिक हुआ कि जो किसान लोग हैं, जो खेती के रिलेटेड लोग हैं, वो सप्लीमेंट नहीं, वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, पर वो खेती का ध्यान जरूर रखेंगे। अगर खेती का उनको सही तरीके से अगर आपने प्रॉपर नॉलेज बता दिया। मैं मानती हूँ सर कि किसान लोग एकदम मानते नहीं, एकदम सुनते नहीं है किसी की। तब उनको समझाना भी थोड़ा मुश्किल है, वो सुनते ही नहीं है। पर क्या होता है, अगर उनको अपन अच्छे से समझा दिया ना, उनको अच्छे से अपने गाइड कर लिया, तो वो जरूर सुनते हैं। और उनकी भी गलती नहीं है सर, बहुत सारी कंपनियों ने आके उनको बेवकूफ बनाया है। बहुत सारी कंपनियों में वो पैसा खर्चा करते हैं। आज आज आप सब जानते हैं कि आज की खेती में क्या हो रहा है, लागत ज्यादा लग रही है, पैदावार कम हो रही है, तो किसान पहले ही बहुत परेशान है। दूसरी चीज की, आज किसान खेती का हम लोग देखें तो वातावरण के कारण भी किसान परेशान हो जाता है, बहुत सारा खर्चा करता है खेतों के अंदर, और कभी कभी वातावरण भी उनको धोखा दे जाता है, तो डरता है किसान। वो डरेगा, वो सही बात है, उसका कोई वो नहीं है। उसको बेचारे को सच में कई कंपनियों वालों ने बेवकूफ बनाया है किसान लोगों को। वातावरण के कारण उनको दिक्कत होती है, उनको पहले ही खर्चे ज्यादा, आज आपको सब पता है, रासायनिक खाद वाद इतने डालने पड़ते हैं, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स करना पड़ता है किसान को, तो वो डरता है। पर अगर हमने उनको सर मेरा मानना है, आप कोई भी बिजनेस करो, जब तक आप उसको सामने वाले की फायदे की बात नहीं करोगे, तब तक वो आपकी बात नहीं सुने। और बहुत सारे लीडर्स एग्री पे काम नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपना फायदा लेके किसान को बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि किसान प्रोडक्ट ले ले और मेरे पीवी बढ़ जाए। तो आप कहीं ना कहीं ये सोच के साथ किसान के पास जाते हो, तो सर आप जैसा सोचते हो वैसा आपके एक ओवरा, एक वातावरण बनता है, और वो लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते। तो मैंने कभी भी ये सोचा कि किसान को क्या फायदा मिलेगा, और मैंने जब उनको अच्छे से समझाना शुरू किया, लोग बोलते भी थे आपको क्या पता खेती कैसे होती है, मुझे भी बोलते थे आप थोड़ी जानते हो कैसी खेती के बारे में। तो मैं उसको कबूल भी करती थी, हाँ सर बहुत सही बात है, आपको मैं नहीं जानती खेती के बारे में, मैं सच बोलती थी। मैं बोलती थी सर मैं किसान खेती के बारे में मैं ज्यादा नॉलेज नहीं रखती, पर मैं आपको ये मेरे प्रोडक्ट्स की गारंटी आपको देती हूँ कि अगर आपने मेरे प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए तो आपको बहुत ज्यादा फायदे जरूर मिलेंगे। आप पूरे खेतों में मत करो, पर कम से कम आपके पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो आप 1 एकड़ में यूज करो हमारे कहने से। अगर आपको फायदा नहीं भी हुआ तो सर आपका जो खर्चा है मैं आपको दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। पर मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि आपने हमारे प्रोडक्ट यूज कर लिए तो आपके बच्चों को, आपको पीढ़ियों को आप बहुत अच्छी चीज दे पाओगे। और सर हम जब खेती की ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हम डायरेक्ट जाके किसी को प्रोडक्ट शेयर नहीं करते। मेरा जो टेक्निक है बिजनेस करने का, मैं किसी को डायरेक्ट जाके ये वेस्टेज के प्रोडक्ट है आप यूज करो फायदा होगा इस तरीके से बात नहीं करती। मैं किसी के भी पास जाती हूँ, किसान के पास, तो पहले उनसे पूछती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, सर आप किस चीज की खेती करते हो, आज आपकी खेती में क्या पहले जैसी फसल हो रही है क्या, आप किस तरीका है, आप कौन सा खाद डालते हो अपने खेतों में, क्या अभी तक आपने अपने खेतों में 5 साल के अंदर अंदर ऑर्गेनिक खाद कोई भी डाला है क्या। तो वो मुझे पूछते तो मैं बोलती हूँ सर देखो हमारा जो खाद है वो 2 तरीके से बनता है, रासायनिक खाद को अगर छोड़ दो तो या तो खाद बनता है जैविक या वनस्पति, जैविक खाद रहता है या वनस्पति खाद रहता है। तो क्या आपने अपनी मिट्टी में अभी 5 साल के अंदर अंदर जैविक खाद डाला है, नहीं, वो बोलते नहीं मैडम ये बहुत महंगा पड़ता है हमको, जैसे गोबर का खाद अगर हम ला के डालेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। और वो मैं उनको समझाती भी हूँ कि खाद कैसे, तो मैं किसान को ही सवाल पूछती हूँ कि आप अगर गोबर लेके मिट्टी में डाल दोगी तो क्या खाद है क्या, वो बोलते नहीं खाद नहीं, गोबर को सड़ाना पड़ेगा। मैंने सही, बहुत सही है सर, आप खड्डे में गोबर डालते हो, गोबर को सड़ाते हो, गोबर को खाने के लिए कई ज्यादा बैक्टीरिया आते हैं, वो वही मर जाते हैं और वही खाद है। यस, काला खाद आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा, पर क्या सर ये प्रोसेस में आज इतनी पशु नहीं है हमारे पास, इतना गोबर नहीं है, तो हमारी मिट्टी को हम ये खाद को बिल्कुल नहीं दे रहे। दूसरा मैं बोलती हूँ कि आप अपने खेत को रेस्ट भी बिल्कुल नहीं देते,
है ना। जिसके पास पानी है वो तो 12 ही महीने खेती करता है। तो आपके खेत में कोई जानवर आके मरा क्या और वही सड़ के नष्ट हुआ क्या? तो नहीं मैडम, ऐसा भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला फिर आपकी मिट्टी को जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है, और आप जबरदस्ती रासायनिक खाद डाल डाल के जब पैदावार कर रहे हो तो आपकी मिट्टी की आर्द्रता शक्ति और उर्वरता शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो जब मैं इस तरीके से उनको समझाती हूँ तो वो मेरी बात अच्छे से सुनते हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपने यही तरीका किया, अगर इसी तरीके से आप खेती करते रहे, तो सर क्या लगता है आने वाले 10 साल बाद आपकी मिट्टी में ये ताकत भी रहेगी? आपके पूर्वज, आपके बाप दादा जब खेती किया करते थे तो क्या इतना यूरिया डालते थे क्या? तो वो बोलते नहीं, पहले हम इतना यूरिया, वो खुद ही बोल लेते सर कि हम इतना यूरिया नहीं डालते थे। तो जब मैं बोलती हूँ कि जब आप इतना यूरिया नहीं डालते थे तो आज आपको क्यों इतनी आवश्यकता लग रही यूरिया डालने की, क्यों इतने कीटनाशक डालने की जरूरत लग रही है? पहले कीटनाशक नहीं डालते थे तो भी कीड़े नहीं लगते थे। पहले आपके खेतों के आजू बाजू पेड़ों पे लाल मकोड़े आते थे, वो कीड़े खा जाते थे, तो आपको पेस्टिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आज आपने ही खेती करने का तरीका चेंज कर लिया है और आपको ही नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप अभी रासायनिक बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपनी मिट्टी को वो आदत डाल दिया। पर मैं उनको ये समझाती हूँ कि आप जैसे मान लेते हैं रासायनिक जितना भी डाल रहे हो उसमें 30% रासायनिक कम कर दो और 30% उसमें हमारा प्रोडक्ट ऐड कर दो पहले साल। और मैं सर उनको वन टाइम का प्लानिंग नहीं देती, मेरा जो टेक्निक है बिजनेस करने का, मैं उनको ये समझाती हूँ कि आप इस साल एक काम करो, इस साल आप 30% कम करो, अगले साल आप 50% कम करो, उसके अगले साल आप 70% कम करो, उसके अगले साल। अगर आपने 4 साल 5 साल तक रेगुलर हमारा प्रोडक्ट यूज किया तो सर आने वाले समय में आपको रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं। तो जब मैं उनको लॉन्ग टर्म का विजन बताती हूँ तो वो फिर मेरी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं। उनको लगता है कि नहीं मैडम बात बिल्कुल सही बोल रही है। फिर वो मुझे बोलता है कि मैडम आज तो हमको पहले इतना खर्चा ज्यादा है। सर सच बताऊं तो किसान लोग शुरू शुरू में तो बहुत हावी हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमको तो पहले ही इतना खर्चा लग रहा है, हम कौन सी कंपनी का, गए साल ये कंपनी वाले आए थे हमको इतना खर्चा लग गया, और हम खर्चा कहाँ से करें? तो मैं बोलती हूँ कि आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। पर आप रासायनिक जो 30% कम कर रहे हो वो पैसा वेस्टेज में आप एग्री पे यूज करो, आपको जरूर फायदा होगा। जब इस तरीके से मैं बताती हूँ फिर कोई कोई किसान बहुत ज्यादा मतलब वो करते हैं कि नहीं नहीं हम तो रिस्क नहीं ले सकते। किसान का सबसे बड़ा ये रहता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हमने इतने महंगे बीज डाले हैं, हमारी फसल है, हम आपके कहने से कैसे रिस्क ले लें? आप गारंटी लेते हो क्या? मुझे बोलते हैं आप गारंटी लेते हो क्या? और तो मैं बोलती हूँ सर देखो गारंटी तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि खेती में गारंटी लेना बोले तो बहुत मुश्किल। मान लो बारिश नहीं हुई तो, या बारिश ज्यादा हो गई तो मैं कैसे गारंटी लूं? मैं मेरे प्रोडक्ट की गारंटी ले रही, पर आप बोलोगे कि मेरी खेती की गारंटी लो, हो सकता है बारिश बहुत ज्यादा हो गई और आपकी खेत नुकसान हो गया, तो आप तो मुझे बोलोगे ना आपके प्रोडक्ट की हमारे खेत नुकसान कर दिए। तो मैंने बोला सर मैं गारंटी नहीं ले सकती, अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पे तो कोई जरूरी नहीं है आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, आपको मैं प्रेशर नहीं कर रही हूँ। पर आप अपनी जो 10 एकड़ जमीन है उसमें 1 एकड़ का यूज कर लो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। मैं जनरली 15 दिन बोलती हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको हमारा 1 एकड़ और आपका जो बाकी का एकड़ बचा है जितना भी, अगर किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, सर हमारे एरिया में लोगों के पास 100 एकड़ की जमीन है, बहुत सारे किसान ऐसे भी मेरी टीम है जिनके पास 100 एकड़ जमीन है। तो उनसे हम बोलते हैं कि आप इस तरीके से करो, तो फिर वो सुनते हैं, खरीदते भी हैं। और शुरू में सर जो आपने पूछा कि मैंने शुरू में बिजनेस कैसे बढ़ाया, तो शुरू में हमारे गांव के पास ही एक गांव है छोटा सा बंधली कर, और वो किसान बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने एग्री पे पढ़ाई की थी। तो जब मैंने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से बताया तो उन्होंने किया किया था कि 1 एकड़ जमीन पूरी अपने वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की थी, और उस समय तक वेस्टेज के 5 या 6 प्रोडक्ट्स आ चुके थे। तो उन्होंने किया किया था अपना पूरा कपास का जो फसल था 1 एकड़ का पूरे वेस्टेज के प्रोडक्ट ही यूज किए थे, और रासायनिक खाद तो उन्होंने जो बचा था पिछले साल का वही डाला था। पर उन्होंने उस खेतों में हमको जब उन्होंने बताया कि मैडम ये मेरे कपास के झाड़ के ऊपर 70-70 बूंदे लगे, 70-70 फल लगे हैं, और तो फिर हमने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है सर। बोला वो ऑलरेडी LIC एजेंट भी थे, पढ़े लिखे भी थे,
तो उन्होंने क्या किया, अपने खेतों में पीक पहाड़ी करके प्रोग्राम रखा। महाराष्ट्र में पीक पहाड़ी मतलब फसल देखने का प्रोग्राम। और उन्होंने हाँ, तो पीक पहाड़ी करके उन्होंने प्रोग्राम रखा और अपने पूरे किसानों को बुलाया। तो हमने क्या किया था, वो प्रोग्राम का पूरा वीडियो बना दिया और पूरा वीडियो बना दिया। और जब हम वनी के आजू बाजू में कहीं भी मीटिंग करने जाते हैं तो वो वीडियो जरूर दिखाते लोगों कि देखो, मैं आपको कोई नागपुर का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं आपको दिल्ली का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं आपको प्रॉपर अपने गांव का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, आप जाके खुद इनका खेती देख सकते हो। तो सर, अगर आप किसान को ऐसा एग्जाम्पल बताओगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। अगर आप उनको ये बोलोगे कि नागपुर में इतना अच्छा रिजल्ट आया, चंद्रपुर में इतना अच्छा, तो वो नहीं सुनते। उनको अगर आपने आजकल सप्लीमेंट में भी बिजनेस कर रहे हो तो आप बाहर का एग्जाम्पल मत बताओ, आपके गांव में किसको रिजल्ट आया है वो बताओ। क्योंकि किसान का क्या रहता है, आजू बाजू के गांव है सर, सबके गांव के रिलेशन एक दूसरे के गांव में रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि आप उनसे बात करके पूछ लो, उनका सरनेम ये है, वो यहाँ पे रहते हैं, उनकी खेती यहाँ पे है, आप खेती जाके देख के आ सकते हो। ऐसा करके शुरू में जो वीडियो हमने बनवाए थे उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। हम लोगों को वीडियो बताते थे, फिर हम बोलते थे कि ये उनका नंबर है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही डाउट्स है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर तो ये उनका नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको और अच्छे से बताएंगे। और पहले साल 2 साल ऐसा चला सर, और अभी भी हम वही तरीका अपनाते हैं। कभी किसान की मैं मीटिंग करती हूँ तो इसी तरीके से स्टार्ट करती हूँ। और एक चीज मैं और करती हूँ कि जब मैं एग्री की ट्रेनिंग करने जाती हूँ तो फिर सारे प्रोडक्ट्स नहीं बताती, ना ही बिजनेस बताती। सिर्फ एग्री। बिजनेस फिर हम हाँ सिर्फ एग्री ही बताते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा आप बताओगे तो किसान कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मानसिकता नहीं रहती इतना सुनने की, और फिर उनका माइंड देखो सर, पहले ही लोग नेगेटिव जाता है आज की तारीख में देखा जाए। तो फिर अगर आप उनको सप्लीमेंट भी बताओगे, सारी चीजें बताओगे तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फिर एक भी नहीं करते। तो बहुत सारे जो रहते हैं लीडर्स, वो ये गलती करते हैं। अगर किसी किसान ने हाँ बोल दिया कि चलो मुझे एग्री का प्रोडक्ट दे दो, तो वो उनको फिर सप्लीमेंट्री भी बताना शुरू कर देंगे, वो उनको सारी चीजें बताना शुरू कर देंगे, और काश्तकार जो है, किसान जो है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा तरीका क्या है कि मैं उनको एग्री ही बताती हूँ, एग्री दे के आ जाती हूँ। और फिर हमने क्या किया सर, एक पॉम्पलेट छपवा दिया, एक ब्रोशर बनवा दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी किसान हमको लगता है कि इंटरेस्टेड है, जो 5,000 10,000 के प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, और हमको लगता है कि आगे चल के ये हमारा नेटवर्क भी बढ़ाएंगे, और एक गांव में हम 1 या 2 ही किसान वैसे पकड़ते हैं, सब किसानों को पूरा टोटल नहीं बताते। और 1 या 2 किसान को बैठ के उनका बिजनेस हम प्लान करते हैं। पूरा ग्रुप मीटिंग में हम कभी बिजनेस नहीं शेयर करते। फिर उनको बोलते हैं कि देखो सर, ये गांव का पूरा टीम आपके जिम्मे, आप अपना टीम बनाओ, ये प्रोडक्ट्स आप अपना डेमो बनाओ, अपने खेत को डेमो करो, अपने लोगों को बुलाओ, आप इस तरीके से किसान को बताओ। तो क्या होता है, जब हम दूसरी बार जाते हैं उस गांव के अंदर, तो पूरा अरेंजमेंट वो किसान कर लेता है, और उस किसान के खेत का डेमो देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं, और वो किसान भी ऑलरेडी हमारा नेटवर्क बन जाता है। और फिर हम उनको एक पॉम्पलेट दे देते हैं कि हमारे पास चाय पत्ती भी मिलती है, साबुन भी मिलता है, पेस्ट भी मिलता है। अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आपको एग्री से रिजल्ट मिलते तो आप ये प्रोडक्ट अपने जनरली घर में लगने वाली चीजें हैं, तो आप अगर ये चीजें बोल के बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर उनको हम ये भी बताते हैं कि भाई किसान खेती 12 महीने तो नहीं करते, बहुत कम किसान जिनके पास पानी की सुविधा है, वही किसान 12 महीना खेती करते हैं। तो उन किसानों को हम बोलते हैं कि भाई आप अगर ये 4 महीना खेती करके 6 महीना तो आपके पास टाइम रहता है, तो उस 6 महीने में आप अगर बोल के पैसा कमाना चाहे तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो हम कर रहे हैं वो आप भी करो। तो फिर वो अच्छे से हमारे नेटवर्क भी बनते हैं और हमारी टीम में काम भी करते हैं। ये मेरा तरीका है, मैं पूरे प्रोडक्ट एक साथ शेयर नहीं करती। क्या बात है मैम। अच्छा, आपने मेरे एक क्वेश्चन में मुझे लगता है मेरे या इवन लोगों के 5-6 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। जैसे कि बहुत बार लोगों के सामने चैलेंज आता है कि हम किसान को फर्स्ट टाइम कैसे अप्रोच करें, तो वो आपने बता दिया। बहुत बार लोगों के सामने चैलेंज आता है कि हम किसी को कितने प्रोडक्ट्स बताएं, वो आपने बता दिया। बहुत बार लोग बात करते हैं कि सर हम स्टार्ट कैसे करें, तो आपने ये भी बता दिया कि मैं स्टार्ट जब करती हूँ तो क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत सारी चीजें आपने एक ही उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से समराइज कर दी और बहुत ही अच्छा आंसर दिया। मैम, होता क्या है कि जब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं
तो शुरू शुरू में कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर रहता है, पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। फिर अचानक से कोई एक ऐसी घटना हो जाती है कि उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि भाई हाँ, अब तो मैं काम कर लूंगा। तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसको देख के आपको लगा हो कि हाँ भाई, अब तो मतलब हम काम कर सकते हैं, ये तो आज तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर। यस सर, ये तो मैं तो बोलती हूँ समय समय पे हर साल मेरे साथ होता है। अच्छा। जैसे अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। क्या हुआ जब हम शुरू में एग्री के प्रोडक्ट्स बताते थे, तो पहली बार सब जो मैं आपको बोल रही हूँ कि पहली बार जब 10-20 हजार का प्रोडक्ट्स लेके चले गए थे किसान, तो किसान भी हमको डरा देते थे कि अरे आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं, इतना नुकसान हो गया है, ये हो गया है। मैंने तो एग्री एक बार तो एक किसान में, आपने तो चलो पॉजिटिव बताने के ऊपर मैं एक नेगेटिव पॉइंट भी बताती हूँ कि एक बार तो एक किसान ने क्या बोला था कि मैंने आपका एग्री एटीट्यूड डाला तो क्या हो गया, हमारे तो फल ही नहीं लगे और अच्छा। हमारा तो नुकसान हो गया। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता है सर। तो नहीं नहीं मैडम बोले, आपके प्रोडक्ट्स डालने से हमारी कपास पीली आ गई है बोली। तो मैंने बोला सर ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर हमने क्या किया था, उनके खेतों में भी गए थे। तो खेत में गए तो जब पता चला कि उनके खेत में उन्होंने अच्छे से, मतलब हमने फिर उनको पूरा डिटेल पूछा कि आपने कैसे डाला, किस तरीके से डाला। तो उन्होंने क्या किया था सर, एक ही बार डाला था एग्री 82 और हमको ही आके नेगेटिव कर रहे थे। तो उनका पानी ज्यादा भरना था किसान का, तो मैं भी डर गई थी सर कि हाँ सच में ऐसा हो गया तो बेचारे किसान को तो नुकसान हो जाएगा। पैसा बहुत लगता है किसान लोगों का फसल में। तो पहली बार मैं डर गई थी, सच बताओ। मैंने बोला ये नहीं करेंगे अपन एग्री का। पर क्या हुआ जब सर मैंने डिटेल समझा उस चीज को, तो वो किसान ने क्या किया था, एक ही बॉटल खरीदी थी और उसमें उसने पूरा यूज भी नहीं किया था। और उसका जो खेत था वो भी ऐसा खड्डे के जैसा था, उस खेत में पानी भर के रख दिया था, तो इसकी वजह से उनकी फसल नुकसान हुई थी। एग्री से कोई उनका नुकसान नहीं हुआ था। फिर हमने उस किसान को कई सारे लोगों से बात करवाई कि जिन्होंने एग्री के प्रोडक्ट यूज किए थे और उसको फायदे हुए। तो वो किसान आया तो हमारे घर पे था झगड़ा करने के लिए, पर जाते समय वीक भी मैंने बोला आपका नुकसान नहीं हुआ, आप अभी भी अपने खेत अच्छे से कर सकते हो। आप एक काम करो, एग्री 82 तो आपको इससे आपका स्प्रेडर वेटर का काम कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारे पास मिट्टी में ह्यूमिक अगर आप यूज करवा दोगे तो ये नुकसान भी आपकी अच्छा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने हमारे से ह्यूमिक खरीद लिया और हमने फिर उनको ह्यूमिक के साथ साथ नैनोटेक, नैनोटेक और ह्यूमिक दोनों मैंने उसको दे दिया। तो उनको रिजल्ट भी आया और आज वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कई क्या? बार किसान इस तरीके से कंफ्यूज भी कर लेते हैं। और कई बार जैसे हमारे साथ क्या हुआ कि एक दो लोगों को शुरू शुरू में, जैसे मैंने जो आपको बताया पीक पहाड़ी प्रोग्राम, तो उन्होंने पूरे यूज किए थे। और शुरू शुरू में सर शुरू में मैंने एक टेक्निक और अपनाई थी कि हम क्या करते थे कि उनके 3 लाइन पे जाके डेमो करके आते थे। अगर कोई किसान बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बिल्कुल भी मतलब तैयार नहीं है सुनने के लिए हमारी बात को, तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे कोई बात नहीं सर, आप जैसे खेती करना चाहे वैसी करो, आपका पैसा आपकी खेती। पर आपके खेतों में मैं एक 3 लाइन जो बीच की रहती है, उन 3 लाइनों में हम हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके जाएंगे। आप 8 दिन में फर्क देखिए। तो इस तरीके से हम उसी के आदमी को बुला लेते थे, जो उनका आदमी रहता है किसान का खेतों में, तो उनको बुला लेते थे, उनका ही पंप में पानी वानी भर के स्प्रे करवा के हम लोग आ जाते थे। पर स्प्रे करवाने के बाद जैसे वो ही हमें बताते थे। और मेरा खेती में इतना नॉलेज कैसे बढ़ा सर, आज तो मैं बहुत सारा खेती समझा सकती हूँ लोगों को कि मैं क्या करती थी, जिसको भी प्रोडक्ट देती थी। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि प्रोडक्ट देने के बाद भूल जाता है, अपना तो बिजनेस हो गया खत्म, वो तो जुड़े नहीं है, वो तो बिजनेस नहीं करेंगे, वो तो अपना नेटवर्कर नहीं है। पर क्या होता है सर कि अगर आप किसी से अगर फोन करके फॉलो करो तो उसको बहुत अच्छा लगता बिल्कुल। सामने वाले को। तो मेरा एक टेक्निक था कि मैं एक डायरी बनाया है मैंने, आज भी है मेरे पास डायरी। तो मैंने एग्री का डायरी स्पेशल बनाया। तो मैं जिस भी गांव में एग्री का मीटिंग करने जाती हूँ, और मेरा एक टेक्निक है, अभी एग्री की सीजन जब आता है, जो आप बोल रहे थे एग्री का सीजन, तो हम क्या करते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, 12 बजे तक घर पे आ जाते हैं। सुबह का समय किसान फ्री रहता है, नहीं तो फिर वो खेतों में चले जाते हैं और उनका माइंड सेट नहीं रहता सुनने के लिए।
तो हम सुबह सुबह जाते हैं, किसान घर पे मिल जाते हैं हमको। तो मैं क्या करती हूँ, हर गांव वाइज उनका नाम उनका नंबर लिख के लाती हूँ, और उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया वो भी लिख के लाती हूँ। ऐसा मेरा एक टेक्निक है। तो मेरे एग्री का डायरी स्पेशल बना हुआ है सर। तो मैं एग्री की डायरी पे जब उनके नाम नंबर लिख के रखती हूँ, और उनको डबल से फोन करती हूँ, अरे आपने छिड़का कि नहीं हमारा प्रोडक्ट, आपने स्प्रे किया कि नहीं किया, या आपने खाद डाल दिया तो हमारा ह्यूमिक मिक्स करके डाला या नहीं डाला। तो वो फिर हमको फीडबैक जो मिलता है उससे मुझे बहुत मजा आता था। और दूसरा चीज कि मैं किसान को पूछती थी कि आपने यूज किया तो क्या फायदा मिला, मुझे समझा सकते हो। तो बहुत बार किसान बोलते थे, मैडम कपास की फसल में क्या होता है, नीचे का फल बड़ा होता है, ऊपर का फल छोटा होता है, तो पौधा उतनी क्षमता के साथ न्यूट्रिशन ऊपर नहीं खींचता। पर आपका एग्री 82 यूज करने के बाद हमारा ऊपर का फल भी बड़ा लग रहा है। और फिर किसान बोलते थे कि आखिरी का जो कपास हमारा निकलता था मैडम, उसके भाव हमें कम मिलते थे, पर आपके प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसका भाव हमें ज्यादा मिला। और हम कंफ्यूज है कि अभी भी कपास के फल तोड़े, मतलब पेड़ उखाड़े या नहीं उखाड़े, अभी भी फल लग रहे, अभी भी फूल लग रहे। हाँ। तो जब मैं इस तरीके से किसान से पूछती थी तो उनको भी अच्छा लगता था, और मुझे भी सब नॉलेज मिलता था। मैं जब दूसरी बार किसान को बताने जा रही, किसी नए किसान को, तो फिर मैं वही पॉइंट उनको बताती थी कि भाई आपको ये फायदे मिले। जैसे मैंने पहली बार मिर्ची की फसल में किसी मैडम की बात सुन के, उनको क्या पता है खेती कैसे होती है क्योंकि लोग हमको जानते भी थे ना। तो जब मैंने उस लेडीज को विश्वास दिलाया कि तुम मिर्ची की फसल में यूज करो, उस लेडीज ने यूज किया, तो उसने मुझे बताया था कि मैडम मिर्ची में फूल ज्यादा गिरता है, मिर्ची के पेड़ में ये प्रॉब्लम्स रहता है, तो फूल नहीं गिरे आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद, मिर्चियाँ लंबी लंबी लग रही है, जल्दी पिकती नहीं, अच्छी फसल, हमारी मिर्ची की बहुत ज्यादा हमें फायदा हुआ। तो वो फिर मैं लोगों को शेयर करती थी। बैंगन के खेतों वाले ने मुझे बताया था कि मैडम पहले हमारे बैंगन छोटे छोटे ही रहते थे और अंदर बीज आ जाते थे, बीज बड़े हो जाते थे, वैसे बैंगन कोई खरीदता नहीं, पर आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद बैंगन की शाइनिंग अच्छी है, बैंगन में जल्दी बीज नहीं आ रहे हैं, तो उससे हमारे को फायदा मिल रहा है। तो मैं जब किसान से थोड़ी देर बात करती थी तो मुझे उनसे ही नॉलेज लेके मैं दूसरे किसान को बता देती थी। तो वो लोग मेरी बात सुन लेते थे। हाँ, बात तो सही है। मुझे नहीं पता था कपास का क्या है, मुझे नहीं पता था तुअर की फसल, जैसे पहले तुअर की खेती करते थे घर के लोग, तो एक तुअर का पौधा बहुत बड़ा होता था, उसका जो जड़ है वो बहुत बड़ी होती थी, और एक एक तुअर के झाड़ पे बहुत सारी फलियां लगती। आजकल की तुअर की जो डंठल है, तना जिसको बोलते हैं, वो ही छोटा है, पतला है, तो पौधा उतना विकसित नहीं हो रहा है। तो जब मैंने उनसे बात की तो बोले मैडम आपका ह्यूमिक और आपका एग्री जब से हमने यूज किया तब से हमको तुअर की फसल में फलियां मोटी आती है। तो मैं यही चीज किसान से ही नॉलेज लेके किसान को ही देती क्या हूँ। तो बात है। वो मुझे मतलब एक लोकल लैंग्वेज में भी समझाते हैं। और इससे क्या होता है सर कि जो वो लोग अपना जो नॉलेज हमको बताते हैं ना, तो वो बहुत सही नॉलेज है, उनको जो फायदा हुआ वही बताते हैं। और इस तरीके से हम लोगों को जब शेयर करते हैं, एक आप टेक्निकल तरीके से किसान को समझाने जाओगे तो वो नहीं समझेगा, नहीं पर समझे। आप उनको उनकी भाषा में उनका जो दर्द है वो उनको बताओगे तो वो आपकी बात को सुनते हैं। ये मेरा टेक्निक है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इस वाले आंसर में भी आपने हमको दो बहुत अच्छी चीज बता दी कि क्या क्या इंसिडेंट्स आपके साथ हुए वो तो बताए, और कहीं पे अगर कहीं नेगेटिव हो भी जाए तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करना है, क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है, वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा मैम, हम अंतिम चरण में अपने प्रोग्राम के अभी जो बहुत सारे लोग हैं जो एग्री के ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आपका क्या मानना है कि लेवल्स अचीव करने के लिए वेस्टेज में एग्री के प्रोडक्ट्स कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना अहम योगदान दे सकते हैं, और आपके बिजनेस में कितना योगदान है एग्री के प्रोडक्ट्स का? सर देखो, अगर आप सच में वेस्टेज में बड़ा लेवल लेना चाहते हैं, है ना, तो देखा जाए तो हम भारत में रहते हैं, और भारत में 70% पब्लिक में बोलते हैं गाँव में रहते हैं। तो अगर आप उनको एग्री के ऊपर आप बिजनेस नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि एग्री के जरिए हम किसान घर घर तक पहुंच सकते हैं, ये समझ सकते हैं।
जैसे हम बोलते हैं ना, हर हर वेस्टीज घर घर वेस्टीज। तो बिल्कुल। जब घर घर तक आपको वेस्टीज पहुंचाना है, हमारा काम ही क्या है। जैसे हम शुरू करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई आपने अगर घर घर प्रोडक्ट पहुंचा दिए तो आपका इतना बड़ा पीवी बनेगा, इतना बड़ा। तो हम नेटवर्क करें, और एक नेटवर्क का जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उसमें उतना पैसा ज्यादा मिलेगा, बरोबर है। तो आप जब एग्री के ऊपर काम करोगे तो एग्री के प्रोडक्ट किसान को समझो। मैंने जो पहला पॉइंट बोला था कि किसान अपने लिए पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, वो अच्छा खाएगा नहीं, अच्छे सप्लीमेंट नहीं खाएगा, पर वो खेतों के लिए उसको जो बोलो वो करने के लिए रेडी। तो जब किसान को आप एग्री के प्रोडक्ट्स ला के और फिर उनको वेस्टेज में लाओगे तो वो आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी करेंगे, और एग्री के प्रोडक्ट्स पर पीवी बहुत मिलता है। और पीवी के साथ साथ सर क्या बल्ब में बिजनेस मिलता है। कैसे कि एक किसान के पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो वो फिर उसको आप लिस्ट बना के दे दो कि 10 एकड़ में आपको इतना प्रोडक्ट लगेगा, वो उतना प्रोडक्ट खरीद। मतलब एक एक किसान आपके लिए 50-50, 60-60 हजार का बिजनेस लेगा एक साथ। वो आप सप्लीमेंट पे नहीं ला सकते। सप्लीमेंट आप वो यूज भी कर रहा है तो थोड़े बहुत, या कोई नेटवर्क कर रहा है वो ही करेगा। पर एक अगर यूजर भी किसान आपने बना लिया, जैसे जो पीवी जनरेट करने बिजनेस बढ़ाना उसके लिए, अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और उसने आपको, और उसके पास पानी भी सुविधा है, तो वो आपको हर 2 महीने में 3 महीने में 40,000 50,000 का बिजनेस देगा। वो नैनोटेक भी यूज करता है, वो गोल्ड भी यूज करता है, वो मॉस भी यूज करेगा, वो एग्री 82 भी यूज करेगा, वो आपका ह्यूमिक भी यूज करेगा। तो आपको पॉइंट पीवी भी ज्यादा मिलेंगे और कंटिन्यू बिजनेस मिलेगा। लोग बोलते हैं एग्री पे बिजनेस कंटिन्यू नहीं मिलता, पर मैं गलत मानती हूँ। एग्री पे भी हमें कंटिन्यू बिजनेस मिलता है। बहुत सारे किसान है जो 12 महीना फसल करते हैं, जिनके पास पानी है। जो सब्जी की खेती करते हैं वो लोग 12 महीना यूज करते हैं प्रोडक्ट। तो उनको अपन ने सही तरीके से अगर गाइड कर दिया, वो आपका बिजनेस नहीं भी करेगा तो आपको वो पीवी बहुत सारा देगा। और उसमें अगर एक बार उसको समझा दिया, इससे फायदा सर, एक बार आपने समझा दिया ना तो वो दोबारा खुद शॉपिंग पे जाएगा, खुद प्रोडक्ट परचेस करेगा, आपको आराम से बिजनेस मिलेगा। तो मुझे मतलब खेती के जो पीवी मिलते हैं ना वो ऐसे ही मिलते हैं, एक बार समझा देती हूँ। अब जैसे मैंने सीजन की मैं बात करती हूँ, तो जो लोग 12 महीना परचेस नहीं करते, वो जब अभी एग्री का सीजन आ जाएगा तो उनके पॉइंट में देखती हूँ कि अपने आप पीवी जनरेट हो जाता है। मतलब उस समय तो वो डायरेक्ट मेंटेन किया सर, वो डबल 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 बिजनेस करते हैं। एलओबी भी हंसते हंसते वो लोग ले लेते हैं। मतलब एक एक किसान लाख लाख 2-2 लाख का प्रोडक्ट परचेस कर। और बीच में क्या हुआ था कि प्रोडक्ट टाइम पे मिल नहीं रहे थे, तो हम फिर लोग किसान को ये भी बता देते कि देखो भाई फिर आप हमको दोष मत देना, अभी प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप अभी परचेज करके रख दो। तो वो क्या करते हैं जब प्रोडक्ट आते हैं तो परचेज कर लेते हैं। और पीवी भी ज्यादा है अपने एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर आपको एक साथ ज्यादा पीवी चाहिए तो पैसा आपको पीवी से ही मिलता है, वेस्टेज आप पैसा कमाने के लिए। तो आपको एक साथ पीवी चाहिए, आपको लेवल अपडेट करना है आपका, तो उसके लिए एग्री बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। आप एग्री पे काम करिए, ताकि क्या होगा कि वो किसान हर साल एग्री के प्रोडक्ट्स यूज करते रहेंगे और आपको पीवी देते रहेंगे। खाली फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम किसान को समझाना बहुत मुश्किल है, किसान को समझाना बहुत मुश्किल है, किसान सुनता नहीं। पर जरूरी नहीं है सर, आप अगर उनको अच्छे से, मैंने पहले ही बोला कि आप अगर उनको अपने पीवी बढ़ाने की लालच से जाके उनको समझाओगे तो वो कभी नहीं सुनेंगे, पर उनको आप उनकी तकलीफ समझ के उनको समझाओगे तो वो जरूर सुनेंगे। और उनको सही एक साथ सारे प्रोडक्ट भी मत दो। लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे शुरू में हमें प्रोटेक्ट देना है, एग्री 82 देना है, ह्यूमिक देना है, तो हम प्रोटेक्ट, एग्री 82, ह्यूमिक ही दो। फिर उनको ये बताओ कि सर आपको फूल लगने के 15 दिन पहले आप ऐसा करना, 1 महीने बाद आके नैनोटेक लेके जाना, फिर सर आप ऐसा करना, अभी एक बार एग्री गोल्ड का छिड़काव कर लो। तो फिर वो सर उनको भी लगता है कि नहीं ये माल बेचने का उनका मकसद नहीं है, तो वो फिर अच्छे से पूरी प्रोडक्ट यूज करते हो। जब एक बार उनको सिस्टम अपने सिखा दिया तो फिर वो समय समय पे आके, अभी जैसे मैं किसानों को अभी नैनोटेक ज्यादा दे रही हूँ, मॉस ज्यादा दे रही हूँ, फूल का समय है तो मॉस अभी वो खुद ही आते हैं, शॉपिंग पे आते हैं, मॉस लेके जाते हैं। एग्री 82 सबके साथ स्प्रे करना है वो हमने बता दिया है उनको, तो एग्री 82 का तो हमें बिजनेस मिलता ही रहता है।
तो अगर आपको भी अपनी टीम में लेवल बढ़ाना है, पीवी बढ़ाने हैं, तो एग्री एटीट्यूड पे आप फोकस करो। आप जरूरी नहीं है कि आप सिटी में रहते हो, आपको एग्री का नॉलेज नहीं है, पर आप नॉलेज ले सकते हो किसानों से बात करके। और अपनी टीम में भी, आपकी टीम में बात करो कि आपके कौन से रिश्तेदार है जो खेती करते हैं, तो आप अपनी टीम के साथ उनके साथ जाके और खेतों में जाके आप उनको बता के अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे बहुत सारी टीम है जो इधर उधर काम करते हैं, तो हम उनको बताते हैं, समझाते हैं। और एक वीडियो मैंने देखा था बहुत साल पहले आमिर खान का, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छा एग्री का वो बताया, तो वो भी वीडियो हम बताते थे पहले किसानों को बिजनेस करने जाते थे, तो मैडम आज आपके भी हम बताते हैं। कितना परसेंटेज रोल रहता है एग्री का? सर वो बहुत मतलब अभी जैसे एग्री का सीजन आ जाता है ना, तो मेरा, मैं बोल सकती हूँ 30% बिजनेस तो मुझे एग्री से ही मिलता है, बढ़ जाता है। अभी जैसे पिछले महीने की मैं बात करूँ, तो मेरा टोटल पीवी बना था 1,80,000 की, और 1,80,000 पीवी में अगर मोटा मोटा मैं पकड़ू, उतना काउंट तो मैंने नहीं किया, पर फिर भी 50,000 पीवी तो मुझे एग्री से। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है कि 16 कैटेगरी में से 30% बिजनेस हमारा एक कैटेगरी से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमारा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो किसान हम लोगों को सुन रहे हैं, आपने बहुत बार सुना होगा हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो बोलते हैं कि हमें किसानों की इनकम डबल करनी है 2022 तक। तो वेस्टीज का सिस्टम, मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान और वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स, ये किस तरीके से किसान की इनकम को डबल या ट्रिपल करने में योगदान दे सकता है? सर मैं अगर सोच रही हूँ जो आज, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक किसान, देखो हर अपना बिजनेस है, अगर एक कपड़े के व्यापारी का कपड़ा ज्यादा बिकेगा तो उसको फायदा होगा, उसको इनकम ज्यादा मिलेगी। उसी तरह किसान के उसी खेत में, जैसे उसके पास अगर 5 एकड़ जमीन है या 10 एकड़ जमीन है, तो उसी फसल से, उसी खेत से अगर उसको ज्यादा पैदावार बढ़ेगी तो उसको फायदा होगा। दूसरा चीज, उसको फायदा सबसे ज्यादा ये होगा कि हमारी मिट्टी की आर्द्रता शक्ति, उर्वरता शक्ति बढ़ी रहेगी, तो किसान अपने खेतों को बहुत अच्छे से रखेगा। तीसरा फायदा ये होगा कि अगर किसान एग्री की प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज करेंगे, तो क्या होगा कि बहुत सारे किसानों के पास पानी की खेती सीजन के टाइम पे ही करते हैं। तो अगर ऐसे किसान को हमने हमारे बाकी के प्रोडक्ट समझा दिए, और आज से कोई भी रहो, चाहे वो किसान है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो कहीं भी रहता है, पर हर घर में चाय पत्ती, साबुन, पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू प्रोडक्ट्स आ रहा है। तो अगर किसान को, समझ लो किसी किसान के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, और उस किसान को हमने ये बता दिया भाई आप 4 महीना जो खेती करते हो वो करो बारिश के टाइम पे, उसके बाद आप एक काम करो, हमारा ये बिजनेस है, तो आप खेती करके पैसा कमा सकते हो, पर यहाँ पे बोल के अगर पैसा आता है आपका, तो बोल के आप बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। और बोलने से जब पैसा आता है, तो जब उनको हमने सही तरीके से ऐसा गाइड किया सर, तो मेरा मानना है कि जो आत्मनिर्भर भारत हम सोच रहे हैं, या मोदी जी का जो प्लान है आपने जो पूछा, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा किसान लोग इसमें फायदा ले सकते हैं। और अगर हमने उनको सही तरीके से समझा दिया कि आप इस तरीके से करो, आपके खेती का जब सीजन होता है तब आप, और क्या होता है सर, देखो अगर आप किसान किसी को एग्री समझाएगा तो सामने वाला भी जल्दी समझेगा। अगर एक किसान किसान को समझाने जाता है तो किसान जल्दी सुनता है, यस या नो। तो जब किसान ही किसान को समझाने जाएगा तो ज्यादा फायदा उसको मिलेगा। प्लस इसके साथ चाय पत्ती, साबुन, पेस्ट और सप्लीमेंट भी हमारे वेस्टीज के, तो सप्लीमेंट भी बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में हर घर में बीमार लोग हैं। किसान, मैंने बोला कि किसान खुद अपने पे खर्चा नहीं करता है, इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, किसानों को बीमारियां बढ़ रही है। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो जब बड़ी सिटी में से आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो उनके साथ क्या क्या नहीं होता सर, ये सब जानते हैं। उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो जब कहीं ना कहीं हम हमारे सप्लीमेंट भी उनको अच्छे से खिलाएंगे, तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और जब सेहत अच्छी रहती है तो सारी चीजें हमें अच्छी लगती है। बोलते ना, पहला सुख निरोगी काया हमारी लाइफ के अंदर। तो जब उनको हम एग्री के प्रोडक्ट के साथ साथ उनको हम सारा चीज भी समझाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत जो हम एक सपना देख रहे हैं, वो सपना वेस्टीज से पूरा हो सकता है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है, एग्री से हो सकता है, सप्लीमेंट से हो सकता है, और सप्लीमेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उनको समझाएंगे तो जरूर लोग करेंगे उसको। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। और मुझे लगता है आज जितने लोगों ने आपको सुना होगा, उनके कहीं ना कहीं जो डाउट्स थे कि हम कैसे
क्राइसिस को मैनेज करें, कैसे स्टार्ट करें, किसान को क्या बोलें, क्या समझाएं, वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे लगता है बहुत बहुत फायदा होने वाला है लोगों को इस वाले सेशन से। सो मैम, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं आशा करता हूँ कि आपका टोटल बिजनेस और एग्री का बिजनेस इसी तरीके से बढ़ता रहे मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आज, तो फ्रेंड्स, पहले तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस भर दीजिए, अपने आप पे विश्वास करिए। देखो, आप पे लोग विश्वास करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो कोई मायने नहीं रखता कि आप किस फील्ड से हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, या आपने किया। मैंने कभी मार्केटिंग नहीं किया था, मैंने कभी खेती नहीं की, एक घर में रहने वाली लेडीज हूँ, पर ज्यादा घूंघट में भी रही हूँ, ज्यादा लोगों से बात करने की मेरी आदत नहीं थी। पर आज अगर हम सही बात कर रहे हैं तो लोग हमारी बात जरूर सुनेंगे, जरूर समझेंगे भी सही, और नहीं भी समझ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप में नॉलेज की कमी होगी। आप एनालिसिस करिए, मीटिंग अटेंड करिए, क्योंकि मैंने भी एग्री के प्रोडक्ट्स हर बार मीटिंग अटेंड की कि पौधे की कितनी अवस्थाएं होती है। एक इंसान की जैसे 5 अवस्थाएं, वैसे पौधे की भी 5 अवस्थाएं। एक इंसान को जैसे भोजन चाहिए, वैसे पौधे को भी भोजन चाहिए। एक इंसान को शुद्ध हवा चाहिए, तो पौधे को भी ये सारी चीजें चाहिए। फर्क इतना है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारे अपोजिट लेते हैं, तो उन्हीं से हम जिंदा है, हमसे वो जिंदा है। तो जब हम इस तरीके से आप नॉलेज लेके, मेरे पास भी नॉलेज नहीं था, पर मैंने नॉलेज लिया, बैठती थी मीटिंग में, मुझे जो पॉइंट अच्छे लगते थे वो लिखती थी। वाइट फ्रूट्स क्या है, सारी चीजें सर मैंने सीखी। और जब मैं किसान से इस तरीके से बात करती थी तो वो मेरी बात सुनते थे। तो आप भी अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट का बिजनेस हो, चाहे वो एग्री का हो, चाहे वो कलर कॉस्मेटिक हो, चाहे वो होम केयर के प्रोडक्ट्स हो, तो आप जब उसका डिटेल नॉलेज ले लेंगे ना, तो आपका बिजनेस किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आप बहुत बड़ा कर सकते हो। और एग्री पे अगर आप आज काम नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान करोगे, क्योंकि एग्री के जुड़े हुए हम भारतीय लोग हैं, हम किसानों से जुड़े हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस हमें मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारे लोगों को पहुंचाना है हमारा बिजनेस, तो आपको एग्री बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा इसको। और कहीं ना कहीं एग्री पे काम करके हमारे किसान, जो कहीं ना कहीं खेती करने के बाद मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं, मजदूरी भी करते हैं किसान, जिनके पास ज्यादा बड़ी खेती नहीं है सर, तो वो हाँ, तो वो मजदूरी भी करते, तो उनको अगर आपने एक रोजगार का जरिया दे दिया तो आप मल्टीपल बिजनेस कर पाओगे, ज्यादा पीवी आपकी भी बढ़ेगी। प्लस वेस्टीज का स्लोगन ही है, इन यूर सक्सेस लाइज ओवर सक्सेस। अगर आप लोगों को सफल बनाने में मदद करेंगे तो आप अपने आप सफल बन जाएंगे। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू शिवम जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे समझा कि मैं आपको कुछ मतलब बताना चाहिए, तो थैंक यू सभी, थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल। तो बहुत ही बढ़िया जानकारी आज मैम से हम लोगों को मिली, और काफी सारी चीजें हम लोगों को समझने के लिए मिली, काफी सारी चीजें जानने के लिए मिली। तो आप लोगों ने आज भावना जोशी मैम को सुना, जो कि वानी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी थी। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कैसा आपको सेशन लगा, और इस प्रकार से और भी सेशन हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग्स लेते रहिएगा, किसानों तक पहुंचाते रहिएगा प्रोडक्ट्स को, और अपने बिजनेस को भी बढ़ाते रहिएगा। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।